कात्यायनी समाचार में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बिहार इलेक्शन पे। जी हाँ, एक तरफ कोविड का चर्चा है, दूसरी तरफ यूएस में हो रहे इलेक्शन का चर्चा है और तीसरी तरफ बिहार में होने वाले इलेक्शन की चर्चा है। इस कोविड और इलेक्शन का जो अभी हम देखने जा रहे हैं मेल, उसके ऊपर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज के इस बहस में शामिल हैं धीरज जी जो सीनियर पत्रकार हैं, उमाशंकर सोनथालिया जी जो सीनियर पत्रकार हैं और ऑनर हैं फिल्म इंडिया के, और सत्यप्रकाश जी जो एडवोकेट हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो उमाशंकर सोनथालिया जी की तरफ जा रहा है। जहां पे कोविड की वजह से जिंदगी रुक गई है, सब लोगों का काम बंद हो गया है, वहीं पे केंद्र सरकार के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इस पीरियड में बिहार इलेक्शन का जो डिसीजन लिया गया है, आपके हिसाब से कितना सही है? रोहित जी, अगर अभी सरकार ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करती तो एक संवैधानिक संकट आ सकता था। तो क्या संवैधानिक संकट इंसान के जिंदगी के ऊपर है? क्या इसको 6 महीने के लिए और नहीं टाला जा सकता था जब तक कि इसका वैक्सीन नहीं आ जाता? क्या संविधान जीवन के ऊपर है? तो आपका क्या सोचना है कि सरकार जो है वो जिंदगी को चुनाव को रोक दे तो जिंदगी चलती रहेगी? धीरज जी आप बताइए, उमाशंकर जी का कहना है कि संवैधानिक संकट आ सकती थी। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या ये डिसीजन संवैधानिक संकट को टालने मात्र के लिए लिया गया है या इसके पीछे कुछ और भी है? इसके पीछे मुझे नहीं लगता है कि कुछ और है, क्योंकि मानवीय जो आधार है, जो आप भावनात्मक बातें कह रहे हैं, ये सही, सारी बातें सही है, लेकिन सरकार इस पर भावनाओं पर नहीं चलती है, सरकार संविधान के हिसाब से चलती है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इनको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराएं, और अभी चूंकि राजद से बीजेपी में आए हुए थे, बीजेपी की तरफ जिस तरह के नीतीश कुमार आए थे उसकी वजह से भी एंटी इनकम्बेंसी था, कुछ लोगों के मन में इसके प्रति खटास था, तो बीजेपी चाह रही थी कि जल्दी से इलेक्शन हो जाए ताकि क्या था, अगर तजुर्बा ना मिले। अगर मान लेते हैं कि ठीक है आपकी बात सही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता? राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता। सत्यप्रकाश जी आप तो एडवोकेट हैं, आप संविधान को समझते हैं, आपके हिसाब से कितना सही कितना गलत और क्या है मामला, क्या है? देखिए रोहित जी, इसमें दो चीज है। एक तो जो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है उसमें चुनाव आयोग इस तरीके के डिसीजन लेते हैं कि कब चुनाव होने हैं, कब चुनाव नहीं होने हैं, चुनाव की डेट बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। और जो बिहार चुनाव पे जो डिसीजन ली गई है वो पूरे संवैधानिक दायरे में ली गई है, उसमें कहीं पे भी आप नहीं कह सकते कि कोई गलत डिसीजन है। दूसरी बात रही कोविड क्राइसिस के दौरान चुनाव वहां पे करवाने के डिसीजन लिए गए, तो चुनाव आयोग पूरी अपनी तरफ से सावधानी बरत रही है, उसके डायरेक्शंस है कि किस तरीके से गैदरिंग होगी। ठीक है उमाशंकर जी, मेरा आपसे सवाल है उमाशंकर जी कि इलेक्शन, चलिए संवैधानिक मजबूरी हो सकती है कि इलेक्शन कराया गया, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि फिर ठंडा का समय भी आ रहा है और ठंड में कोविड बढ़ जाता है, तो बिहार में इलेक्शन के बाद कोविड का एक तरीके से चरम आ जाएगा, और जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं डेली लाखों पेशेंट निकल रहे थे, वैसे ही बिहार में भी कोविड का प्रकोप आ जाएगा? धीरज जी आते हैं आपके पास, धीरज जी आते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है, बोलिए। रोहित जी, ये चुनाव आयोग का निर्णय है, इसके चुनाव आयोग के निर्णय को छोड़ दीजिए, हम ये जानना चाह रहे हैं, वो तो हो गया, पहला सवाल में हो गया, हम ये बोल रहे हैं कि आपको तो पता ही होगा रोहित जी कि इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना, हम तो बोल रहे हैं कि संवैधानिक रूप से सही है। इस मामले पे मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है, समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि चूंकि ठंड भी आ रही है और कोविड जो है ठंड में 10 गुना तेजी से भागता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के बाद बिहार में कोविड का प्रलय आ जाए, प्रकोप फैल जाए बिहार में पूरा, जो कि अभी बिहार सेफ है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक
ये हो सकता है, होगा, इस पे सब आधारित है। जबकि ये चुनाव जो है वो संवैधानिक तरीके से अगर चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है, तो अब तो इस पे पार्टियां लड़ रही है, लोग अपनी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वोट करेंगे। धीरज जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? ठीक है। ये तो कोविड पे क्या असर आएगा इलेक्शन की वजह से? क्या कोविड फैल जाएगी बिहार में? क्या लगता है? ये एक मिथ है कि कोविड सर्दियों में फैलता है, गर्मियों में नहीं फैलता है। ये बात साबित हो गई पूरे इसमें कि पूरी 41 डिग्री, 45 डिग्री, 49 डिग्री टेम्परेचर तक में भी कोविड उतनी ही तेजी से फैला है जितना 14 डिग्री टेम्परेचर में फैला है। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि कोविड का इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ठंड हो या कुछ भी हो। जी हाँ, कोविड का कोई लेना। जी आपका क्या इस पे कमेंट है? देखिए, कोविड क्राइसिस से आप इलेक्शन को कनेक्ट नहीं कर सकते, और आज के टाइम में जो एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है, जो इंटायर वर्ल्ड में इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद जो इनिशियल स्टेज था मार्च से लेके जुलाई तक, जो रिकवरी रेट थी वो बहुत कम थी, और आज के टाइम में हिंदुस्तान में जो कल का डेटा है जो अखबारों में आया हुआ है कि 85% रिकवरी रेट। तो अब समाज को ये चीज मान के चलना पड़ेगा, सिस्टम को मान के चलना पड़ेगा। आपके जो भी ठीक है, एक पॉलिटिकल सवाल कि आप इसके साथ आपको जीने की आदत डालनी होगी, और उसी को पॉलिटिकल देखते सवाल हुए है, चुनाव आयोग को पॉलिटिकल सवाल है सत्य प्रकाश जी। एक तरफ तो नीतीश कुमार का कुनबा है जिसमें बीजेपी है और अभी उन्होंने वीआईपी और एक दो पार्टी को और जोड़ लिया है, और एक तरफ लालू यादव का कुनबा है जिसमें कांग्रेस है और उन्होंने भी दो तीन पार्टियों को जोड़ा है। अभी सीधा एक लाइन में जवाब पूछा जाए तो क्या आपको लगता है कि ये एक तरफा इलेक्शन है? कौन जीतेगा? क्या लगता है आपको, कोई एक तरफा इलेक्शन है क्या? ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो स्टेट की जो इलेक्शंस होती है उसमें जो इश्यूज होते हैं वो लोकल होते हैं। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव, और विधानसभा में खास करके बिहार की जो पॉलिटिकल सेटअप है वो दूसरे स्टेट से डिफरेंट है। वहाँ पे कास्ट डोमिनेशन होता है, वहाँ पे जातिगत आधार पे होते हैं, और लालू का भी अपने कुछ क्षेत्र में पकड़ है, नीतीश जी का कुछ अपने क्षेत्र में पकड़ है। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, कहा जा रहा है ऐसा, लोगों की जो अभी तक की जो आ रही है, लोगों की जो फीडबैक है कि कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार फिर से जो है अपना परचम लहरा लेंगे, लेकिन उनको टफ फाइट मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, लास्ट चुनाव में आप मान रहे हैं कि एक तरफा इलेक्शन होगा? नहीं, मैं एक तरफा तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है, और दूसरे तरीके से चिराग पासवान का अलग होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनके लिए नुकसान भी हो सकता है, और यहाँ बीजेपी को फायदा होगी। यहाँ नीतीश कुमार को इससे बेनिफिट नहीं है, फायदा बीजेपी को होगी और नुकसान नीतीश कुमार को होगा चिराग पासवान के अलग होने से। अगर ऑपोजिशन इस चीज को सही से यूटिलाइज कर लेती है, वो अपने कैंपेन सही तरीके से करती है, तो लालू की पार्टी, कांग्रेस, जो उनका अलायंस है वो वहां पे अच्छा कर सकते। धीरज जी आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है वो अभी से ही लग रहा है कि नीतीश के फेवर में है? नीतीश जी एक तरीके से क्लीन स्वीप कर रहे हैं। बिहार का अगर राजनीतिक समीकरण समझिए तो परेशानी ये है कि वहाँ नीतीश के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छा, बिहार की जनता अगर खुश हो नाखुश हो, उसको मजबूरन नीतीश को ही वोट देना पड़ेगा। वही तो, ये एक तरफा हो गया ना फिर तो। ये तो आपको पहले से पता है कि रिजल्ट क्या आना है। सबको पहले से पता है, मतदाताओं को भी पता है और नेताओं को भी पता है। संथालिया जी आपका क्या विचार है इस पे? नीतीश जी, मेरा विचार ये है इस बार भाजपा छोटे भाई की भूमिका से बाहर आना चाहती है और उसने एक बहुत सटीक रणनीति बनाई है। अच्छा, रामविलास जी के तहत एक तरफ भाजपा का जो वोट है वो वोट बैंक तो उसके साथ इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जहाँ जैसे सीमांचल में पप्पू यादव की पार्टी, AIM, ओवैसी की पार्टी और RLSP की पार्टी, ये सब जो वोट है वो महागठबंधन और जो नीतीश कुमार के उम्मीदवार होंगे उनके लिए थोड़ा घातक सिद्ध होगा। तो ये इस बार भाजपा ने
सटीक रणनीति बनाई है कि इस बार हम 110 सीट पे बोला नहीं है, 11 सीट उसने दे दिया वीआईपी को, और लोजपा और चिराग पासवान की पार्टी इस बार पिछली बार 2 सीट पे थी, और वो वही कैंडिडेट दे रही है जहां जदयू के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। बहुत वैलिड पॉइंट बोला आपने, बहुत वैलिड पॉइंट बोला। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने जो इशारा दिया है, ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जब रिजल्ट आए तो बीजेपी पलट जाए, बोले कि हम नीतीश कुमार को अब सीएम कैंडिडेट नहीं मानते? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, राजनीति में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। सवाल है नहीं, अभी संतालिया जी से सवाल है, आपसे पूछेंगे फिर। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ज्यादा संभावना इसकी ही बनती है। ये आपने महाराष्ट्र में देख भी लिया है कि जब बीजेपी के पास ज्यादा सीट आएगी और जदयू के पास कम आएगी तो वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगा, फिर वो चैलेंज जो बनेगा उसके हिसाब से तय होगा मुख्यमंत्री। तो ये इस बार की रणनीति भाजपा की यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे जीत कर आए, और जहां अगर मानिए लोजपा अभी से अच्छा पॉइंट आपने निकाला है, अच्छा पॉइंट निकाला, आपका विवेचना बहुत ही अच्छा है। सत्यप्रकाश जी, बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सत्यप्रकाश बोलना चाह रहे थे, बोलिए। आपने जो सवाल उठाया कि क्या रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ अपने फैसले में परिवर्तन कर सकती है। राजनीति में ऐसा संभव है और हुए हैं, और जो इस बार बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वहाँ पे स्वर्णों का, तो इस बार ये बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार से जो बहुत बड़ा स्वर्ण का वर्ग है वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जो स्वर्णों का वहाँ पे वोट है करीब 92 सीट्स के आसपास जो है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और वहाँ पे ये बोला जाता है 92 से 93 सीट पर स्वर्ण वोट ही डिसाइड। समझ गया, उस पे आते हैं, अभी उस पे सवाल है। धीरज जी, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि रामविलास पासवान जी के अचानक मर जाने से, उनके अचानक स्वर्गवास हो जाने की वजह से, क्या चुनाव में जो वोट का जो परसेंटेज है उसमें कुछ चेंज आने वाला है? क्या चिराग पासवान को इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है, या बीजेपी के अगेंस्ट वोट जो मांग रहे हैं उन लोगों को उसको इसका कोई फायदा या नुकसान होने वाला है? पहली बात तो आपको बीजेपी वाले जो आप बता रहे थे, बात हो रही थी, उस पर बताऊं कि बीजेपी की हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि वो एक वफादार पार्टनर के तौर पर कभी भी अपने आप को साबित नहीं कर पाया है। वो हमेशा अपने पार्टनर की शेयर में से कुछ ना कुछ खींचना चाहता है। इसी कारण से उनका महाराष्ट्र में भी झगड़ा हुआ, और भी राज्यों में जहाँ भी गठबंधन की सरकार रही वहाँ इन्होंने अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश की है हमेशा। तो हो सकता है राजनीति के तौर पर ये सही भी हो, और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सही भी हो कि जो हिंदू वोट है उसके नाम पर अगर कोई और खा रहा है तो फायदा, तो ये क्यों नहीं फायदा उठाए। लेकिन बीजेपी का जो बैकग्राउंड है वो एक वफादार पार्टनर का नहीं रहा है, तो ये एक बात है कि बीजेपी उसमें अपने पार्टनर का शेयर हड़प सकती है। समझ गया। तो सत्यप्रकाश जी, जो आप जो पॉइंट उठा रहे थे सत्यप्रकाश जी, उसी से मिलता जुलता सवाल है कि जैसे बिहार में जब पहली बार नीतीश कुमार चुनकर आए थे, दूसरी बात आपने पूछा था उसके लिए चिराग पासवान का, कि चिराग पासवान को सहानुभूति वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सहानुभूति वोट तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। वो जहाँ भी खड़ा वोट इधर से उधर हो सकता है धीरज जी? नहीं, परसेंटेज नहीं, वो उनका जो परसेंट वोट है वो फिक्स वोट होता है। तो वो क्योंकि पासवान वोट तो 5-6% है ना। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कोई वोट बैंक चेंज होगा? 11% के आसपास उनको वोट मिलता रहा है, और वो वोट उनका इस बार कंसोलिडेटेड हो जाएगा, और थोड़ा वो जो छिटक रहे थे लोग इधर उधर वो उनके साथ हो जाएंगे। उनके एडिशनल सवर्णों का वोट उनको मिल जाए या इससे वोट मिल जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सत्यप्रकाश जी, अभी आप बात कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का,
तो जो पहला सरकार बना नीतीश कुमार का, पहले 5 साल में तो उन्होंने बहुत काम किया, दूसरे 5 साल वो सुस्ताए और तीसरे 5 साल में वो अमरीश पुरी बन गए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी भी इशू को उन्होंने टैकल नहीं किया, और इतने सारे वहां पे जड़ बुखार से कितने लोग मरे, पानी में डूब के कितने लोग मरे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी उस पर किसी तरीके का संवेदना प्रकट नहीं किया, अपने घमंड में रहे। तो सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, इसको बीजेपी भजा नहीं सकती थी अगर अलग इलेक्शन लड़ती, या आपको क्या लगता है इसका बेनिफिट चिराग पासवान को मिलेगा? देखिए, लास्ट जो नीतीश कुमार इलेक्शन में गए थे, लास्ट पिछले इलेक्शन में, उन्होंने लालू की पार्टी से अलायंस किया था। अच्छा। उसमें रिजल्ट ये हुआ कि लालू की पार्टी को नीतीश के वोट कन्वर्ट हो गए, और लालू के जो वोटर्स थे उन्होंने नीतीश की पार्टी में अपना वोट कन्वर्ट नहीं किया। इस बार के इलेक्शन में क्या है कि जो इश्यूज रहे बिहार के, सबसे बड़े कोरोना वायरस के बाद जो बिहार से सबसे ज्यादा जो मजदूर है वो बिहार के, ये चीजें निकल के आई। काफी बड़े स्तर पे खबरें आई कि पैदल जा रहे हैं, वहाँ कुछ खाने का व्यवस्था नहीं है, उनको रोजगार नहीं है। उसी प्रकार एक और इशू नीतीश के साथ जो उनके पर्सनल लेवल तक पहुंचा, जो मुजफ्फरपुर सेल्ट, इन सब चीजों आपकी धीरज जी, आप इस पे क्या जो बिहार में स्पोर्ट्स रही है। क्या सवाल क्या था, थोड़ा सा एक बार फिर दोहरा। सवाल ये था कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है, नीतीश कुमार से लोग खुश नहीं हैं, तो क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को नहीं उठाना चाहिए था? उसको अलग से इलेक्शन लड़के क्या उसको अलग से सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? और दूसरा कि क्या इसका बेनिफिट चिराग पासवान को या पप्पू यादव को या जो लालू यादव के बेटे हैं उनको मिलेगा? बीजेपी एक बार अकेले लड़के देख चुकी है पिछले इलेक्शन में, तो इसलिए इस बार वो दोबारा रिस्क नहीं उठाना चाह रही है कि किसी भी एंटी इनकम्बेंसी का या किसी भी प्रो इनकम्बेंसी का उसको वो हो, फायदा हो। तो या मतलब वो कोई इतना रिस्क, मेरे ख्याल से बीजेपी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि अपने दम पर अकेले पूरी सरकार बना पाए, तो उसको साथ तो लेना ही पड़ेगा। संथालिया जी, आपका क्या विचार है इस सवाल पे? मेरा, रोहित जी, मानना है कि बिहार में आपने पूछा है कि क्या इसका लाभ मिलेगा चिराग पासवान को? हाँ, या पप्पू यादव को? पप्पू यादव कुछ सीटों पे कुछ प्रभाव रखते हैं, सीमांचल की सीटों पे, और जिस तरह उनकी पार्टी का गठबंधन अभी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखिए तो लाभ जो है, कुल मिला के लाभ जो मिलना है वो बीजेपी को ही मिलना है। चाहे वो ओवैसी की पार्टी का खड़ा होना हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, पप्पू यादव हो या चिराग पासवान हो। हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो फिर ये बिहार की जनता के लिए अभिशाप नहीं हो गई बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ मिल जाना? क्योंकि जब बीजेपी नीतीश के साथ मिल जाती है तो फिर तो जीत पक्की है फिर, क्योंकि उनके अगेंस्ट में तो लालू यादव है, लालू यादव का बेटा है जिसके साथ 15 साल का जंगल राज जुड़ा हुआ है। तो बिहार की जनता के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये तो अभिशाप हो गया। नीतीश कुमार के विरुद्ध चाहे बिहार की जनता में एक आक्रोश हो सकता है कि हाँ ये नहीं देखा वो नहीं देखा, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो एकदम बेकारी सरकार थी और उसने कुछ काम ही नहीं किया। उनके 7 निश्चयों को अगर देखें, 3-4 निश्चय उनके काफी सफल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, इसलिए बोलना चाह रहे थे, बताया भी है, वहां कोई दूसरा विकल्प अभी आज के दिन में है नहीं। हाँ, यही बात हो रही है। धीरज जी, आपका क्या है? आपने वीडियो बंद कर दिया है। धीरज जी, आपका ऑडियो बंद है, जो बहुत पीछे है अभी। आप फिर से बोलिए, आपकी ऑडियो नहीं थी। चलिए बोलिए। दूसरा विकल्प एक पुष्पम प्रिया करके एक है प्लूरल्स पार्टी का, हाँ, और उसके सिवा और कोई साफ सुथरा विकल्प जनता में है नहीं। लेकिन पुष्पम प्रिया का भी कोई जनाधार नहीं बन पाया है इतना कि वो सरकार को प्रभावित कर सके या वोटों को प्रभावित कर सके। तो इस मजबूरी है इस इलेक्शन में कम से कम कि
जनता को मजबूरन नीतीश कुमार के साथ ही या नीतीश कुमार के अलायंस के साथ ही जाना पड़ेगा। संथालिया जी, मेरा आपसे एक सवाल है, जब बिहार वोट देने जाएंगे तो क्या उनके दिमाग में लालू यादव के 15 साल का जंगल राज याद रहेगा या नहीं रहेगा? क्या लगता है, लोग जंगल राज भूल गए हैं? देखिए, लालू यादव का वोट बैंक जो है वो मुस्लिम और यादव शुरू से रहा है और इस चुनाव में भी कमोबेश वो रहेगा उसके साथ। ऐसा नहीं है कि राजद का जनाधार घट जाएगा, लेकिन ये जो बाकी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं उनका लोकल स्तर पे कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। 5-5 हजार वोट भी जो काटेंगे वो बीजेपी का नहीं कटेगा, और बीजेपी का नहीं कटेगा तो उसके एनडीए गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। सत्यप्रकाश लालू जी का 15 साल, अभी कुल मिला के 30 साल हो गए, अभी 15 साल या नीतीश कुमार ये अब 15 साल करते रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। बिहार को नया जो जनरेशन, नया युवा जो आया है, जो अभी वोटर बना है, जो उस समय 3 साल का होगा, उसको तो पता ही नहीं है लालू यादव का वो जंगल राज कैसा था। आपको हमको पता है कि हम लोगों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, हम लोगों को बाहर वो मुसीबत जो झेलनी पड़ी, क्या वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देखना पड़ा, वो सब हम लोगों ने देखा है। जो नया वोटर है जो अभी 5 साल और मतलब उस समय 5 साल और 3 साल का होगा उसके लिए, लेकिन ऐसे जहाँ तक मेरा सब मानना है कि तेजस्वी को भी बहुत कमजोर ना माना जाए, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है, वो उसके जो वोटर है वो आज भी उसके साथ इंटैक्ट है। लेकिन जो ये लोग खड़े हो रहे हैं अलग अलग दल के लोग, सबसे ज्यादा लाभ तो बीजेपी को अगर होगा तो वो ऐसे के कारण नहीं होगा। किशनगंज वगैरह के एरिया में, सीमांचल के क्षेत्रों में, जहाँ मुस्लिम आबादी 40 से लेकर 60% है। सत्यप्रकाश जी, आपका क्या विचार है? देखिए, अभी धीरज जी कह रहे थे कि प्लूरल पार्टी की जो पुष्पम प्रिया है, बिहार में दिक्कत क्या है कि बिहार में अभी कोई वैसा फेस नहीं है नीतीश के अलावे जिसकी मास पे पकड़ है। जितनी भी नई पार्टियां या इस तरीके के जो कैंडिडेट है, चिराग पासवान आप कह सकते हैं कि पब्लिसिटी के लिए ठीक है, उन्होंने ब्रांडिंग करके अपनी इमेज बना ली, जो अभी इलेक्शन ब्रांडिंग है, लेकिन जनता में उनका जनाधार नहीं है। रामविलास पासवान जी का जनाधार था, उनके अपने वोट बैंक थे वहां पे, लेकिन चिराग पासवान ने कभी बिहार की जमीनी स्तर पे राजनीति नहीं की है। मेरा सवाल थोड़ा हट के था। मेरा सवाल ये था कि जब लोग वोट देने जाएंगे, आपका ऑडियो बंद हो गया है। जब लोग वोट देने जाएंगे तो क्या उनको लालू यादव के 15 साल का जंगल राज याद रहेगा? ये मेरा सवाल था आपसे। बिल्कुल 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 याद रहेगा, क्योंकि देखिए वो जनरेशन तो अभी 85% तो वही जनरेशन है, और उस जनरेशन को पता है कि जो नीतीश के आने से पहले बिहार की जो स्थिति थी, जो किडनैपिंग होते थे, जो बलात्कार की घटनाएं होती थी, जो वहां पे मर्डर हो जाते थे, शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, स्वर्णों को परेशान किया जाता था, दलितों को परेशान किया जाता था, उनके दिमाग में ये चीज तो है। और ये एक बार वोटर जरूर सोचेगा, इसलिए लोग कह रहे हैं कि सवाल विकल्प नहीं है। सबसे मेरा एक ही सवाल है और आखिरी सवाल है, शुरू करते हैं सत्यप्रकाश जी आपसे ही। बिहार में आज के डेट में सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का है, डेवलपमेंट का है, रोजगार का है, इंडस्ट्री का है, रोड का है, बिजली का है, क्या है आपके हिसाब से? बताएं जो आज बिहार का सबसे बड़ा इशू है जिस पे इलेक्शन होगा। बिहार का सबसे बड़ा इशू बिहार का रोजगार है, और आज से नहीं है, पिछले 30-35 सालों से रोजगार का वहाँ बहुत बड़ा इशू रहा है। और अगर रोजगार इशू नहीं होता तो बिहार के लोग पलायन नहीं करते। दूसरा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत दयनीय स्थिति है, आज भी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे नहीं सुधरी है। जो जमीनी स्तर पे है वो चीजें नहीं सुधरी है, बड़े कुछ मामलों में हो जाती है, गिरफ्तारियां हो जाती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन शोषण कम नहीं हुआ है। तीसरा, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो रूरल एरिया में कनेक्टिविटी का अभी भी प्रॉब्लम है। आप नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का अपना क्षेत्र है, आप गया के कुछ इलाके में चले जाए, आप बाढ़ के इलाके में चले जाए, तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ आज भी विकास की वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी ने अपना 3 इश्यूज बताए हैं। उमाशंकर सोनथालिया जी से मैं जानना चाहता हूँ कि सर आपको क्या लगता है कौन सा 3 इंपॉर्टेंट इशू है जो लोगों के दिमाग में है वोट देते समय?
कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या वहाँ बाढ़ और शिक्षण संस्थानों की है। आज पूरे देश में बिहार के बच्चे पूरे देश के इंस्टीट्यूट को भर देते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसा अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए कि जैसे सत्येंद्र प्रकाश जी बता रहे थे कि आज भी नहीं सुधरी है, तो फिर नीतीश कुमार के राज में और लालू यादव के राज में क्या अंतर रहा? तो लॉ एंड ऑर्डर का तो ठीक है, कानून व्यवस्था की बात है तो वो तो पूरे देश में वही हाल है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि ये पिछले 50 साल में हर साल जल संसाधन विभाग 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए खर्च करता है बाढ़ को रोकने के लिए, और हर साल बाढ़ आती है और 3 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या वहाँ शिक्षण संस्थानों का स्तर का ठीक नहीं होना। तो अगर मानिए हमारे लोग स्किल्ड नहीं होंगे तो कहीं भी रोजगार करने के लिए मानिए, ऐसा तो है नहीं कि बिहार में फैक्ट्री में बहुत लग जाएगी तो वहीं सारा रोजगार हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है वहाँ स्किल्ड लोगों को तैयार होने की, जो कहीं भी दुनिया में रह करके। ठीक है, तीसरा इशू क्या है? तीसरा बड़ा क्या है? तीसरा बड़ा इशू क्या है? तीसरा सबसे बड़ा इशू क्या है जी? शिक्षा हाँ। और बाढ़, हाँ, ये दो बड़ा समस्या है। हाँ। और इंडस्ट्रीज तो बिहार में है ही नहीं, क्योंकि मानिए इसके कारण जो अप्रवासी भारतीय बिहारी अप्रवासी मजदूर के तौर पे अभी देखिए समय का अभाव है। धीरज जी अपना क्लोजिंग कमेंट, धीरज जी जल्दी, समय का अभाव है। विकास का एक सबसे बड़ी परेशानी है, जो विकास आदमी नहीं कर पा, विकास का कोई ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन था बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमारे साथ उमाशंकर सुनथालिया जी ने ज्वाइन किया था, हमारे साथ धीरज जी ने ज्वाइन किया था, मेरे साथ सत्य प्रकाश जी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज के इस टॉपिक पे हमने जो निष्कर्ष निकाला है वो यही है कि नीतीश कुमार की अभी बढ़त दिख रही है और जो चुनाव की समस्या है वो तो है ही। इसी के साथ आज का डिस्कशन बंद करते हैं और फिर कल हम फिर कोई नए टॉपिक के साथ बिहार इलेक्शन पे डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए।